ऑनलाइन स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। जीवनी के सेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो चलिए जानते हैं कि विष्णु गणेश पिंगले जी का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों, उन्होंने आज़ादी के लिए क्या कुछ खास किया था, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये हैं विष्णु गणेश पिंगले। दोस्तों, महान क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में उनकी जन्म हुई थी। ब्राह्मण चित्पावन परिवार में जन्मे इस बालक की प्राथमिक शिक्षा पुणे के समर्थ विद्यालय में हुई। उस विद्यालय की विशेषता यह थी कि उसके वातावरण में रहते हुए उसमें क्रांतिकारी विचार व्याप्त हो चुके थे। इसी कारण 1910 में सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो उस शिक्षा अध्ययन हेतु विष्णु गणेश पिंगले अमेरिका चले गए। उस समय तक उनके विशाल डीलडोल हष्ट-पुष्ट जिस्म, गोरा रंग, विचारशील नेत्र, तेजोमयी चेहरा व प्रभावपूर्ण स्वर उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व का धनी बता रहा था। इसी व्यक्तित्व की प्रभावशीलता ने अंग्रेजों की देशी सेनाओं को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने हेतु तैयार किया था। विष्णु क्रांतिकारी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक थे। गदर पार्टी का वह विलक्षण प्रयास कामयाबी के एकदम करीब पहुंच गया था, किंतु एक विश्वासघाती भारतीय भेदिए के कारण सारी कवायद विफल हो गई। इसके पूर्व क्रमिक रूप से उन्होंने इस प्रकार अपने जीवन को दिशा प्रदान की। प्रारंभिक शिक्षा पुणे के समर्थ विद्यालय में प्राप्त करने के बाद पिंगले अभियांत्रिकी की शिक्षा पाने हेतु अमेरिका गए। सिएटल के कॉलेज में दाखिला मिला। वहां वह लाला हरदयाल द्वारा स्थापित युगांतर आश्रम व क्रांतिकारी पार्टी के संपर्क में आए। उस संपर्क की प्रभावशीलता इतनी प्रबल थी कि अभियांत्रिकी की पढ़ाई को विस्मृत कर वह देश को स्वाधीन करने के अध्यवसाय में जुट गए। इसी से समझा जा सकता है कि गुलाम जीवन की तरासदी कितनी भयावह होती है कि व्यक्ति अभियांत्रिकी की शिक्षा व निजी स्वार्थ को भी भुला देता है। दोस्तों, 1914-15 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो गदर पार्टी के लोग हथियारों को हिंदुस्तान लाने लगे। तब पिंगले भी स्वदेश लौटे। अंग्रेज भेदिए की चौकस नज़र से बचते हुए वह सीधे बंगाल में रास बिहारी बोस के पास गए, जो उस वक्त भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली क्रांतिकारी माने जाते थे। पिंगले ने अपनी कर्मभूमि उत्तर भारत को बनाया। पंजाब गदर पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने प्रत्येक छावनी में जाकर देशी सैनिकों को बगावत के लिए तैयार किया। यह काम बेहद जोखिमपूर्ण था, क्योंकि जिन सैनिकों से वार्ता करते थे उनमें से अनेक राजभक्त थे। उन्हें ब्रिटिश के राजा के प्रति निष्ठा की शपथ उठा रखी थी। उनमें से कोई भी राजभक्ति के उन्माद में उन्हें गिरफ्तार करवा सकता था। यह कार्य आत्महत्या करने जैसी किसी प्रकार कम नहीं था। तथापि यदि सैनिकों को समझना था तो किसी को तो चर्चा करनी ही थी। करतार सिंह सराबा, पिंगले जैसे निडर और बलिदानी वीर ही यह खतरा उठाते थे और उन स्थानों पर निरंतर आते जाते रहते थे जहाँ जाना खतरे की बात थी। इसी प्रकार फिरंगियों की शक्ति के गढ़ में ही सेंध लगाने और उनका कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था। नाराज व अपमानित सैनिक ब्रिटिश राज में कृषि व उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। भारतीय राजा को जीवन निर्वाह तो करना ही था, भारतीय प्रजा को भी जीवन निर्वाह करना था। अंग्रेजों को भी भारतीय शासन चलाने के लिए फरमाबदार लोगों की ज़रूरत थी। सभी कर्मचारी इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे, और यदि आते भी तो हिंदुस्तानी सेवक से कई गुना महंगे हो जाते। इस कारण औने पौने वेतन पर सैनिकों को भारत के गांव देहात से सेना में भर्ती किया गया था, किंतु उनके साथ अंग्रेजों का बर्ताव बेहद खराब था। जाहिर है कि इसी कारण तमाम देशी सैनिक राजभक्त नहीं थे। उनमें से कई अंग्रेज के अहंकार और शर्मनाक व्यवहार से त्रस्त थे। कई पलटनों के नायक ने उन्हें वचन दिया कि यदि बगावत हुई तो वे विद्रोहियों का साथ देंगे। सभी से वार्ता करके 21 फरवरी 2015 की गदर तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। विद्रोह की शुरुआत मियाँ मीर छावनी से ही होना था। पंजाब में गदर पार्टी का प्रबंधन करने के
निमित्त बंगाल से रासबिहारी बोस को बुलाया गया। पहले रासबिहारी बोस ने खुद न जाकर अपने सहायक सचिन सन्याल को भेजा। जब सन्याल ने लौटकर जानकारी दी कि स्थिति अनुकूल है, तब रासबिहारी खुद पंजाब गए। पंजाब के नेताओं ने बंगाली क्रांतिकारियों से बमों और पिस्तौल की मांग की। रासबिहारी बोस ने उन्हें सही स्थिति बता दी कि जितने शास्त्रार्थ वे चाहते हैं उतने बंगाल प्रदान नहीं कर सकता, तथापि उन्हें पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अमूल्य योगदान व सहायता प्रदान की। विश्वास भी आवश्यक था। जब लाखों लोगों को किसी आंदोलन से जोड़ना हो तो फिर विश्वास तो करना ही पड़ता है दोस्तों। लाखों हजारों सैनिक इस संघर्ष में थे, इस कारण विश्वास करना अहम ही था। थोड़े दिन अमृतसर व लाहौर में रहने के पश्चात रासबिहारी बनारस लौटे। पिंगले भी उनके साथ थे। वह मार्ग में मेरठ में उतर गए, जिससे वहां छावनी में बगावत कार्य को गति दी जा सके। रासबिहारी ने उन्हें बार बार सतर्क किया कि देशी सैनिकों पर जरूरत से ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, किंतु जिनसे काम लेना है उन पर विश्वास न करें तो कैसे काम चलता है। प्रत्येक कार्य को करते हुए कुछ यकीन तो करना ही पड़ता है। यकीन किए बिना कार्य पूर्ण नहीं होता है और भारी क्षति भी यकीन करने के कारण उठानी पड़ती है। तब मेरठ में 12वें रिसाले के जमदार नादिर खान से पिंगले की काफ़ी वार्ता हुई थी। उसने भरोसा दिया कि वह अपने साथियों से बगावत के बारे में चर्चा करेगा। उसका मशवरा था कि बगावत का आरंभ बंगाल से बम विस्फोट के द्वारा होना चाहिए। बड़े अधिकारियों के घरों पर एक साथ बम विस्फोट में ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन नादिर खान का वह जमदार क्या इतना बड़ा क्रांतिकारी था? क्या था नादिर खान का सच? जो बम धमाकों की बात कर रहा था वह एक जहरीला सांप था जो विश्वासघात ही करता था। नादिर खान राजभक्त सिपाही था। उसने तमाम बातें अपने अधिकारियों को बता दी। अधिकारियों ने राय दी कि वह उस क्रांतिकारी को बमों सहित पकड़वाने का प्रयास करे। नादिर खान पिंगले के साथ बनारस गया। वहाँ पिंगले ने एक बनारसी क्रांतिकारी से 10 बम लिए और उन्हें एक कनस्तर में रखकर नादिर खान के साथ मेरठ में लौटाया। मेरठ पहुंचते ही नादिर खान ने पिंगले को पकड़कर अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार विश्वास देकर विष दिया गया। नादिर खान ने आखिर अपनी औकात बता ही दी थी कि वह अंग्रेज विरोधी नहीं बल्कि हिंदू विरोधी है। इस प्रकार 23 मार्च 1915 को पिंगले गिरफ्तार कर लिए गए। इंग्लैंड के राजा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने और बगावत करने के इंतजार में पिंगले व 28 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया व उन्हें सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। फिर न्याय का नाटक रचकर 23 को फांसी की सज़ा दे दी गई दोस्तों। बाद में 17 की सज़ा आजीवन कारावास में बदल गई। 17 नवंबर 1915 को लाहौर की सेंट्रल जेल में पिंगले व उसके 6 साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी से पहले पिंगले ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि जिस पवित्र कार्य के लिए हम लोग अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं उसे पूर्ण करना, हमारा भारत स्वाधीन हो। ऐसी मान्यताओं के साथ वह फांसी के फंदे को चूम के उस पर झूल गए। दोस्तों विष्णु गणेश पिंगले जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।